नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली आई एम श्योर कि आपने जो पूरा मामला है टीआरपी और बाकी चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर वो तो आपने देखा होगा। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है, दैट इज चैप्टर प्रोसीडिंग्स। चैप्टर प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं, लीगल टर्म है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, उनके खिलाफ यहाँ पर चैप्टर प्रोसीडिंग्स चालू किया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये चैप्टर प्रोसीडिंग्स हैं क्या, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, मुंबई पुलिस के द्वारा लास्ट वीक बिगिन किया गया है चैप्टर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रिपब्लिक एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, और उनको समन किया गया था फ्राइडे इवनिंग को। मतलब कि उनसे बोला गया था कि आप फ्राइडे इवनिंग को मुंबई पुलिस के पास आइए और इसके बारे में हम प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, ये मैंने यहां पर लिखा है ही वॉज, क्योंकि यहां पर उन्होंने ये मीटिंग को स्किप कर दिया है। ये जो अर्नब गोस्वामी की हियरिंग होनी थी मुंबई पुलिस के पास, उसके बाद इन्होंने इसको स्किप कर दिया है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि अभी करंट में चल क्या रहा है। तो यहां पर ये चैप्टर प्रोसीडिंग्स क्या है जो कि मुंबई पुलिस स्टार्ट करने वाली है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरह का प्रिवेंटिव एक्शन होता है जो कि पुलिस के द्वारा लिया जाता है जब पुलिस को ऐसा लगता है कि वो पर्सन यहां पर ट्रबल क्रिएट कर सकता है सोसाइटी के अंदर, जो पीस है सोसाइटी में उसको डिस्टर्ब कर सकता है वो पर्सन। उस केस में यहां पर उस पर्सन के खिलाफ ये जो चैप्टर प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट की जाती हैं। ठीक है, तो ये मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इसको कंफ्यूज मत करना प्यूनिटिव एक्शन में। प्यूनिटिव एक्शन क्या होता है, वो FIR के समय लिया जाता है, जब किसी के ऊपर FIR होता है और तब वहां पर पुलिस कोई एक्शन लेती है उसको पनिश करने के लिए, पनिश करने के इंटेंशन के हिसाब से उसको गिरफ्तार किया जाता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर होता है। जो चैप्टर प्रोसीडिंग है आपके एग्जाम में आ सकता है, ये क्या ये प्रिवेंटिव एक्शन है? जी हाँ, ये प्रिवेंटिव एक्शन है। यहां पर पुलिस को अगर लगता है कि कोई पर्सन यहां पर ट्रबल क्रिएट करने वाला है, उस केस में उसके ऊपर चैप्टर प्रोसीडिंग जो है वो आपका इनिशिएट किया जाता है। यहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो पुलिस है वो एक नोटिस इशू करती है अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, तो जो CRPC है उसके तहत यहां पर उसके अंदर जो सेक्शन है उसके तहत यहां पर नोटिस जारी किया जाता है ताकि उस पर्सन को बताया जा सके, उसको अवेयर किया जा सके कि अगर वो किसी तरह का ट्रबल क्रिएट करेगा सोसाइटी में तो यहां पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। मतलब एक तरह का इंफॉर्मेशन है, उसको बोल दिया जाता है कि देखो अगर ऐसा ऐसा चीजें अगर आप करोगे तो आपके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। अब एक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। अगर फाइन एब्सेंट है, फाइन नहीं लगाया जा सकता, तो उसको ही कैन बी पुट बिहाइंड द बार, जेल भी भेजा जा सकता है। तो यही होता है। आई होप कि अब आपको क्लियरिटी समझ में यहां पर आ गई होगी। अब मैंने आपको बताया सेक्शन के बारे में, तो कौन से सेक्शन के तहत यहां पर नोटिस जारी किया जाता है, और वही सेक्शन के तहत यहां पर अर्नब गोस्वामी को भी नोटिस जारी किया गया है। तो यह है आपका सेक्शन 111 ऑफ CRPC, जिसके तहत यहां पर पर्सन को बोला जाता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करिए बिफोर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ध्यान रखना, मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूं, ना कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका जज हो जाता है, यहां पर हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। बेसिकली जो IPS होता है, ACP रैंक ऑफिसर है, उसके सामने यहां पर उसको प्रेजेंट होना होता है और उस पर्सन को बोला जाता है। देखिए, उस पर्सन को क्या करते हैं, बुलाते हैं, फिर उस पर्सन से क्या पूछते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप हमें ये एक्सप्लेनेशन दीजिए कि हम आपसे यहां पर एक बॉन्ड क्यों ना साइन करवाएं। यहां पर एक बॉन्ड होता है जिसको कहा जाता है बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर, कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हो। वेयर एज यहां पर नाम लिखा जाता है, प्लेस ये वो दिस, और यहां पर बोला जाता है कि मैं अपना जो बिहेवियर है वो अच्छा रखूंगा। एक बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर एक तरह से कहा जाता है इसको। तो यहां पर पुलिस उससे पूछती है कि हम आपसे ये बॉन्ड क्यों ना साइन करवाएं, ये आप पहले हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसका आंसर सेटिस्फाइड नहीं है, तब फाइनली जाकर उससे ये बॉन्ड जो है ये साइन करवा दिया जाता है। अब इस बॉन्ड में एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर एक अमाउंट होता है, आप देख सकते हो यहां पर लिखा होगा डेटेड दिस, और यहां पर आप लास्ट लाइन देख सकते हैं, आई हियर बाय माई सेल्फ टू फॉरफिट टू द गवर्नमेंट द सम ऑफ रुपीज दिस मच। मतलब कि यहां पर
पुलिस उससे क्या करती है, ये कुछ गुड बिहेवियर के यहाँ पर डेफिनेशन लिखवा देती है कि आप ये चीज़ें नहीं करोगे, अगर आप इसका वॉयलेशन करते हो तो यहाँ पर जो हमने अमाउंट तय किया है ये पहले ही अमाउंट तय हो जाता है कि अगर आप इसका वॉयलेशन करोगे तो आपको इतना फाइन देना होगा। और ये जो फाइन है ये डिसाइड किया जाता है दोनों के साथ मिलकर, मतलब कि उस पर्सन की कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना कैपेबल है पे करने के लिए, उसके हिसाब से ये अमाउंट तय किया जाता है। और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर, वो उससे सिग्नेचर करवा लिया जाता है। आई होप कि अब आपको चीजें लगभग ऑलमोस्ट समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर बात आता है कि अर्नब गोस्वामी को किस बेसिस के ऊपर ये नोटिस इशू किया गया है, जो सेक्शन 111 है उसका किसके तहत यहां पर ये गोस्वामी को जो है आपका नोटिस इशू किया गया है। तो यहां पर पुलिस का ये कहना है कि इसी साल के बिगनिंग में 2 एफआईआर दर्ज किए गए थे अर्नब गोस्वामी के ऊपर। ये 2 एफआईआर कौन से थे? एक एफआईआर रिलेट करता है ऑन द कंटेंट, यहां पर जो उसके न्यूज चैनल पर कंटेंट दिखाया गया है रिगार्डिंग क्राउडिंग ऑफ माइग्रेंट आउटसाइड बांद्रा रेलवे स्टेशन। आपको याद होगा बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे क्राउड जो है वो जमा हो गए थे। और इसके अलावा यहां पर जो पाल घर वाला इंसिडेंट हुआ था, लिंचिंग ऑफ साधु, इन दोनों को लेकर यहां पर एफआईआर किया गया था अर्नब गोस्वामी के ऊपर कि जिस तरह से उसने यहां पर अपने रिपोर्टिंग की है उससे यहां पर कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसी को देखते हुए यहां पर एफआईआर दर्ज कराया गया था और इस बेसिस पर यहां पर मुंबई पुलिस का कहना है कि हम ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, चैप्टर प्रोसीडिंग्स, इसको ये स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो एफआईआर दर्ज कराया गया था इसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून के महीने में स्टे लगा दिया था इस एफआईआर के ऊपर और कहा था कि पुलिस जो है कोई भी कोहर्सिव स्टेप नहीं ले सकती जब तक ये पिटीशन यहां पर सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, तो इस बेसिस के ऊपर यहां पर ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई हैं। अब यहां पर बात आता है कि क्या अर्नब गोस्वामी के पास कोई लीगल ऑप्शन है कि नहीं, मतलब किसी भी पर्सन के ऊपर अगर ये चैप्टर प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जाता है तो क्या उसके पास लीगल ऑप्शन है? जी हां, बिल्कुल लीगल ऑप्शन है। यहां पर वो पर्सन कोर्ट जा सकता है और उसके ऊपर स्टे लगवा सकता है। इन द पास्ट यहां पर अक्सर यह देखने को मिला है कि कोर्ट ने काफी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है इस तरह के चैप्टर प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो कि पुलिस के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं। इनफैक्ट 2017 में एक मामला आया था जहां पर पुलिस ने जो एक बार ओनर है मुंबई के अंदर उसके ऊपर चैप्टर प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी, तो इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने और कहा था कि इस तरह के ट्राइबल नेचर के इंसिडेंट के ऊपर आप चैप्टर प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी कई मामले हुए थे, 2018 में भी हुआ था जहां पर कोर्ट ने यहां पर इसको रद्द कर दिया था। अब जाने से पहले आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि मैं तब से इतने पूरे वीडियो में बात कर रहा हूं चैप्टर प्रोसीडिंग के बारे में, क्या ये एक्चुअल में एक लीगल टर्म है? मतलब चैप्टर प्रोसीडिंग है क्या? ये आया कहां से इसका शब्द? तो ध्यान रखिएगा ये किसी भी प्रकार का लीगल टर्म नहीं है। जी हां, कोई भी लीगल टर्म नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि यहां पर जितने भी सेक्शंस हैं रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग ऑफ क्राइम वो एक सिंगल चैप्टर में डाले गए हैं, इसीलिए हम इसको चैप्टर प्रोसीडिंग्स कहते हैं। अदरवाइज यहां पर लीगल इसका कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि यहां पर जितने भी चीजें थी चैप्टर प्रोसीडिंग से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले अब क्या होता है कि एग्जाम में आपके पिछले ब्रिटिश के समय से जो कानून वगैरह हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उससे रिलेटेड मैंने 3 स्टेटमेंट डाला है। आप इसको ध्यान से पढ़िए और बताने की कोशिश करिए कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप वहां पे नहीं हो तो टेलीग्राम से ले सकते हो। और यहां पर मैं अपने स्टोरीज में कई सारे क्विजेस डालता रहता हूं, आप ये प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।